कक्षा 9 में आज मैं आपको पहला चैप्टर फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो जो पहला चैप्टर है कक्षा 9th में वो है आपका 8वां या पहला चैप्टर गति, मोशन, क्लास 9th में। गति क्या है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो वह स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाती है। जैसे सड़क पर वाहनों की गति। इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में कोई न कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष, किसी अन्य के सापेक्ष गति अवस्था में होती है। अगर हम सड़क के किनारे पर खड़े हैं तो वहाँ पर सड़क पर बस चल रही है या कार चल रहा है या स्कूटर चल रहा है या मोटरसाइकिल चल रही है तो वो हमारे सापेक्ष गति अवस्था में है। या कोई खम्मा खड़ा हुआ है, वहाँ से गाड़ी जा रही है, बस जा रही है, तो उस खम्मे के सापेक्ष वह बस गति अवस्था में है। आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ट्रेन जा रही है तो आपके सापेक्ष ट्रेन गति अवस्था में है। इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे जीव जंतु भले ही खड़े हैं लेकिन वो भी किसी न किसी के सापेक्ष गति अवस्था में समय के साथ बदल रही है। जैसे सूर्य के सापेक्ष हम गति अवस्था में, क्यों पृथ्वी सूर्य की गति करती है तो सूर्य स्थिर होता है, तो पृथ्वी गति अवस्था में है, तो इसलिए जितने भी वस्तु हैं वो भी गति अवस्था में है। तो यानी कि समय के साथ अगर अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो वो ऐसी वस्तु क्या कहलाती है, गति अवस्था में कहलाती है। ठीक है। अब गति के प्रकार। गति कई प्रकार की होती है। गति निम्नलिखित प्रकार की होती है: सरलरेखी गति तथा स्थानांतरी गति। जैसे सीधी रेखा में कण की गति, तो सीधी रेखा में कण की गति होती है सरलरेखी गति, और वस्तु की गति होती है स्थानांतरी गति। स्थानांतरी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वो स्थानांतरी गति होगी। और एक सीधी रेखा में गति करे तो वो एक किसी कण को मान लेते हैं कि एक कण यहाँ से यहाँ तक चला, मान के चलो। नंबर 2 वृत्ताकार गति तथा घूर्णन गति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन होता है। ये दो तरह से होती है। जैसे धागे से बंधे पत्थर को घुमाना वृत्तीय गति है। धागा बांध लें किसी पत्थर के टुकड़े में और एक वृत्त में घुमाएं, चारों तरफ इस तरह से घुमाएं, धागा बांध के इस तरह से घुमाएं, गोल 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 इस तरह से, तो यह हुई वृत्तीय गति। और दूसरी है गई घूर्णन गति। क्या है कि घूमता हुआ लट्टू, जो आपको फिर कहते हैं जो घुमाते हैं ना ऐसे, अगर लट्टू को घुमाए तो वो अपनी जगह पे अपने अक्ष पर घूमे तो वो हो गई हमारी घूर्णन गति, एक ही अक्ष पर घूमे, तो इस तरह की गति को कहलाते हैं घूर्णन गति। और नंबर 3 दोलनी गति तथा कंपनिक गति, ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति यदि आयाम कम है तो कंपनित गति है। घड़ी का पेंडुलम घड़ी जो होती है उसमें जो घूमता है वो कहलाती है दोलनी गति, और अगर आयाम बहुत कम होते हैं तो उसको बोलते हैं कंपनिक गति, यानी कि वाइब्रेशन, कंपन करती हुई। ठीक है ना। जैसे मोबाइल कंपन करता है तो उसकी गति बहुत 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 कम होती है, वाइब्रेशन पर लगा दें तो बहुत कंपन करता है ऐसे धीरे धीरे, तो हो गई कंपनिक गति। अंडरस्टैंड। नंबर 4 अनियमित गति, इसको बोलते हैं रैंडम मोशन, जैसे कीट पतंगों की गति। नंबर 4 एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, जैसे नियत समय में नियत दूरी तय करना, यानी कि एक निश्चित समय में और निश्चित दूरी तय कर। जैसे कोई भी वस्तु, यानी ये कोई कार है, अगर वो 5 मिनट में 6 किलोमीटर जाती है तो अगले 5 मिनट में भी 6 किलोमीटर जाए, यानी कि 10 मिनट में 12 किलोमीटर, 15 मिनट में 18 किलोमीटर, तो वो एक समान गति हो गई। अंडरस्टैंड। अनियमित गति, कीट पतंग गति, ये होती है एक समान हो गई। अगला पॉइंट है 6वां असमान गति, जैसे नियत समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करना। जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके पर गाड़ियों की गति कभी तेज स्पीड हो जाती है उतनी समय में, कभी कम हो जाती है, तो ये अनियमित गति हो जाती है। अंडरस्टैंड। जो जाम वगैरह उस समय गति होती है, यानी अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करना। अब आता है गति की सापेक्षता, रिलेटिविटी ऑफ मोशन। गति और विरामावस्था परस्पर आपेक्षिक यानी रिलेटिव हैं। एक ही वस्तु किसी प्रेक्षक के लिए विराम स्थिति में हो सकती है जबकि दूसरे प्रेक्षक के लिए गतिमान अवस्था में होगी। यही गति की सापेक्षता कहलाती है, यानी कि एक स्थिति में
एक के सापेक्ष दूसरी वस्तु गति अवस्था में होगी या इस स्थिर अवस्था में होगी। एक स्थिर होगी, दूसरी गति अवस्था में हो, तो यही गति की सापेक्षता कहलाती है। अब आता भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियां ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अदिश राशियां, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। परिमाण क्या होता है? कोई भी उसका आंकिक मान, मैग्नीट्यूड इंग्लिश में बोलते हैं। तो परिमाण की आवश्यकता यानी मात्रा को व्यक्त करने के लिए, जैसे कि द्रव्यमान का मात्रक हमने पहले बताया था किलोग्राम। तो हमने बाजार से कुछ सामान लिया, जैसे मान लो चीनी ली किसी मार्केट से, तो ले लो 5 किलो चीनी, तो 5 क्या है? परिमाण, और किलोग्राम हुआ उसका मात्रक, यूनिट हुआ। तो परिमाण की और दिशा की। अदिश राशियां केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, जैसे दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप आदि सभी अदिश राशियां हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया 100 ग्राम काजू, तो 100 हो गया परिमाण, ग्राम हो गया मात्रक, और काजू तो ये उसका नाम है वस्तु का। या दूरी अदिश राशि है, न तो इसमें द्रव्यमान को दिशा की जरूरत पड़ रही मापने के लिए, ना ही दूरी में दिशा की आवश्यकता है। दूरी 2 मीटर, तो 2 क्या है? परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, आंकिक मान, और मीटर क्या है? मात्रक। अब सदिश राशियां, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, बल, वेग, त्वरण, संवेग आदि। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बल है, तो बल हमने किसी वस्तु पर लगाया, तो 5 न्यूटन का बल लगाया, तो ये किधर? पूरब की ओर। 5 क्या है? परिमाण, न्यूटन हो गया मात्रक, पूरब क्या है? दिशा, डायरेक्शन। हम किसी चीज़ पर बल लगाएंगे, मान के चलो ये हमारे पास है, अगर हमने इस पर बल लगाया, जैसे हमने इस पर इधर से बल लगाया, ऐसे करके इसको ऐसे भगा दिया, तो ये एक दिशा में गई, तो यानी पूरब दिशा में। कितना? न्यूटन में व्यक्त करते हैं। तो ये दिशा के बल लगाने पर वस्तु किसी न किसी दिशा में अवश्य जाएगी। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया हमारा सदिश राशियां। अब इनको पढ़ने एक निर्देश बिंदु, रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है, निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहलाता है। कोई एक बिंदु मान लेते हैं, उसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं, उसी को हम निर्देश बिंदु कहते हैं। अब दूरी क्या है? डिस्टेंस, दूरी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। जितनी दूरी पथ जो तैयार किया जाता है, कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक आई, तो ये उसके द्वारा चली गई दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक गई, तो टोटल दूरी जुड़ जाएंगी। अंडर विस्थापन, वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि एक व्यक्ति पहले बिंदु ए से बी तक जाता है और फिर बी से सी तक जाता है, देखिए यहाँ पर इस फिगर में कोई व्यक्ति है, ए से बी तक जाता है 4 किलोमीटर, फिर बी से जाता है सी तक 3 किलोमीटर, ठीक है, तो इसके द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी ए बी धन बी सी, यानी कि 4 और 3 7 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच न्यूनतम जो दूरी होती है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। तो ये होगा हमारा विस्थापन, और ये होगा हमारा टोटल दूरी। तो ये किसको दर्शाएगा? विस्थापन को, विस्थापन। तो दूरी होगी ए बी धन बी सी, यानी 4 धन 3 7 किलोमीटर, विस्थापन ए सी। ये पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। ये लंब है, ये आधार है, और ये 90 अंश का कोण सामान्य व्याकरण होती है, अर्थात विस्थापन बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग अंडर रूट में 4 का वर्ग और 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 और 9 25, अंडर रूट 25, 25 का वर्गमूल 5 किलोमीटर। तो ये हमारा विस्थापन होगा 5 किलोमीटर और कुल दूरी 7 किलोमीटर। नोट यह ध्यान रखना है कि विस्थापन लेस देन इक्वल दूरी, यानी विस्थापन हमेशा दूरी से कम होगा या बराबर होगा, ठीक है ना, बराबर विस्थापन बटे दूरी लेस देन इक्वल 1, इन दोनों का अनुपात लेस देन इक्वल 1 आता है। अंडरस्टैंड? अब आता है चाल। किसी स्पीड, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। इसको v से व्यक्त करते हैं, v बराबर s अपॉन टी, एस
दूरी और टी समय। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि हमने दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मूल मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। अब आता है चाल के प्रकार। चाल 4 प्रकार की होती है, इसका अध्ययन ये नंबर 1 पहली चाल, एक समान चाल या स्थिर चाल। वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करे। अगर वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करे तो वस्तु की एक समान चाल कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से इसके आगे इसके प्रकार बताएंगे। ठीक है ना, आज इतना ही कर लीजिए बात। ओके, थैंक यू बेटा।